हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, यू जो हमारी जीके टेस्ट सीरीज थी उसका पार्ट 43 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यूके पीएससी प्री हो, लोअर पीएससी प्री हो, या उसके साथ साथ यूके ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 टेस्ट सीरीज हमारी ज़रूर फॉलो करें जो भी नए लोग चैनल से जुड़ते हैं। पहली है जीके टेस्ट सीरीज जो आज हम ये कर रहे हैं 43, दूसरी है यूके जीके टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, और तीसरी है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज। इसके साथ साथ जो वरियस टॉपिक आते हैं लाइक उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, उत्तराखंड जीके वन लाइनर्स, उत्तराखंड के वरियस टॉपिक कल्चर से जुड़े हुए, उनको आप फॉलो कीजिएगा दोस्तों, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए देखते हैं जीके पार्ट 43, महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत को चलाने का यश प्राप्त है? तो इनमें से कौन सा शासक हुआ दोस्तों जिसने एक नया संवत चलाया? संवत का मतलब सिंपली आप समझ सकते हैं कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर जो हम यूज करते हैं ना, जैसे आपने भारतीय इतिहास में अन्य शासकों का पढ़ा होगा, विक्रम संवत है। विक्रम संवत के साथ साथ मैं बोलूँ दोस्तों, हमारा शक संवत है, ठीक है। तो शक संवत, विक्रम संवत, ऐसे ही एक अपना संवत चलाया, एक हमारा तिथि का कैलेंडर बोल सकते हैं शुरू किया। ये करने वाला शासक इनमें से था लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, लक्ष्मण सेन। अब ये लक्ष्मण सेन कौन था भाई? तो लक्ष्मण सेन देखिए बंगाल के सेन वंश का बहुत ही प्रतापी शासक था दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, ठीक है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ठीक है, तो ये चित्रगुप्त मंदिर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और चित्रगुप्त जो होता है दोस्तों, हमारे जो कायस्थ एक जाति वर्ग है, ठीक है, कायस्थ एक जाति होती है दोस्तों। कायस्थों के बहुत ही आराध्य देवता माने जाते हैं चित्रगुप्त। और चित्रगुप्त स्वामी का जो एकमात्र मंदिर माना जाता है वो उज्जैन में माना जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उज्जैन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये शंकराचार्य वही हैं जो उत्तराखंड में भी आते हैं और जो अपनी लास्ट टाइम पे केदारनाथ में अपनी देह को त्याग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये शंकराचार्य, इनका जो वास्तविक नाम था आदि शंकर था। एक महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया आपको दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म हुआ था केरल में। केरल में इनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 788 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म केरल में। नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से रिलेट करते थे ये, ठीक है। कौन से ब्राह्मण परिवार से? नंबूदरी ब्राह्मण, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जब ये देखिए मात्र 32 वर्ष के थे, तो 32 वर्ष की उम्र में 820 ईस्वी में इन्होंने केदारनाथ में देह त्याग कर दिया था। आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड के इतिहास में भी। और इन्होंने एक द्वैतवाद भी प्रतिपादित किया था जिसको हम बोलते हैं अद्वैतवाद, ठीक है। क्वेश्चन बनता है बहुत बार, अद्वैतवाद जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, या अद्वैतवाद जो दर्शन है ये प्रतिपादक कौन थे इसके? तो ये आदिगुरु शंकराचार्य थे, ठीक है। बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जानिए आपने इनके बारे में। केरल में इनका जन्म हुआ था। अगला देखिए, अनुवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुवार है सुहेली। देखिए बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे आज जो बहुत यूनिक हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अकबर जो था दोस्तों, मुगल शासन में अकबर ने एक अलग से अनुवाद विभाग की स्थापना की थी उस समय से ही। लगाओ, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट उसके पास था उस टाइम पे भी, ठीक है। और इस विभाग के अंतर्गत उस समय संस्कृत, तुर्की, अरबी आदि जो भाषाएं थी, इनका जो ग्रंथ थे बहुत ही महत्वपूर्ण, इन ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। जैसे बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, रज़्मनामा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो हम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुवार सुहेली, ठीक है। अनुवार सुहेली की बात करूँ तो ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है, ठीक है। जो पंचतंत्र की कथाएं हैं दोस्तों, इसका फारसी में अनुवाद करके इसका नाम क्या रखा गया? अनुवार सुहेली। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए, वह सेना नायक कौन था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो शिवाजी को दबाने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफजल खान, ठीक है। तो अफजल खान को भेजा था। और देखिए अफजल खान आपका पता है दोस्तों, शिवाजी को कैद करने के लिए भेजा गया था, ऑन द स्पॉट उनको मार देना ऐसा बोला गया था इससे, ठीक है। और शिवाजी अफजल खान से मिलते हैं दोस्तों, और इस मीटिंग के दौरान क्या होता था कि शिवाजी को पता चल जाता है उसकी धूर्त जो भी चालाकियाँ थी या जो भी प्लानिंग थी उसका, और शिवाजी इस अफजल खां का कत्ल कर देते हैं, ठीक है। और बीजापुर का अगर मैं बात करूँ, उसमें का जो सुल्तान था जिसने ये भेजा था, तो ये आदिल शाह था उस समय। कौन था? आदिल शाह, ठीक है। तो ऐसे कोई पॉइंट बन जाते हैं तो आपको याद रखना है। तो आदिल शाह के टाइम पे आया था ये।
अगला देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो गडकरी जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो गडकरी विद्रोह हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी कोल्हापुर में। ठीक है, कोल्हापुर वर्तमान में कहाँ पे है, एमएच में, यानी कि महाराष्ट्र में। तो कोल्हापुर में हुआ था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। ठीक है, तो एक विद्रोह हुआ था फराजी विद्रोह, क्या था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो फराजी लोग थे दोस्तों, ये बंगाल का एक प्लेस था फरीदपुर। तो फरीदपुर के जो वासी थे उसमें हाजी सरीतुल्ला, तो इसके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था वहाँ पे। तो इसी संप्रदाय के अनुयायी थे फराजी लोग। ठीक है, तो फराजी विद्रोह का जो उसमें नेता था वो था दादू मियाँ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दादू मियाँ के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। अगला देखिए, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो देखिए ऐसे ऐसे विद्रोह हुए थे भारतीय इतिहास में, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये खासकर जो आज की जो एमसीक्यू सीरीज है ये ज़्यादा स्पेशल हो जाती है हमारी जो अपर लेवल एग्जाम है, लाइक यूके पीएससी प्री है और लोअर पीएससी प्री है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो पागलपंथी जो विद्रोह था दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ये दोस्तों किसका था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये गारों का विद्रोह था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। ठीक है, और जमींदारों के हिसाब से जो जमींदारों पे उसमें जो अत्याचार थे उन अत्याचारों के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 1825 के आसपास का टाइम पे माना जाता है। और ये गारो जो हमारी जाति थी, गारों का विद्रोह था ये। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखिए, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज महत्वपूर्ण है दोस्तों। ब्रह्म समाज की नींव किसने डाली थी। तो ब्रह्म समाज की नींव 1828 में राजा राम मोहन राय ने डाली थी। ठीक है, और ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, एक देववाद पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक देववाद, यानी कि एक ही ईश्वर है। ठीक है, इसमें ब्रह्म समाज की मैं बात करूँ तो इसमें मूर्ति पूजा, बलि प्रथा की घोर निंदा की गई है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक देववाद पर जोर दिया गया ब्रह्म समाज ने, और सभी धर्मों के लोगों को आपस में एकता में बांधने का प्रयास किया था। क्वेश्चन बनता, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, याद रखने पॉइंट। ओके, अगला देखिए, किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन देख सकते हैं पिछले साल के हिसाब से हम दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी ये योजना दोस्तों, किसान मानधन योजना। और इसके अंतर्गत आपको पता है 18 से 40 वर्ष के जो किसान थे, ठीक है, तो आयु के अनुसार अलग अलग रुपये पेंशन इसमें दिए जाने का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी झारखंड से, ऑप्शन है इसका सही आंसर है, झारखंड से शुरू हुई थी ये योजना। अगला देखिए, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से, अगर जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कोई व्यक्ति रहा है दोस्तों, जज रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, तो अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो कहाँ पे अधिवक्ता बन सकता है या वकालत कर सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। ठीक है, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जिसको हम बोलते हैं कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, अगस्त 1932 के आसपास आया था ये सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया था। किसने किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो सिंपली देखिए दोस्तों, इस समय यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि किसके टाइम पीरियड पे ये आया था, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड उसमें तत्कालीन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था दोस्तों। ठीक है, याद रखना आपने। अगला देखिए, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता क्या कहलाता है। किसी भी नेटवर्क पर अगर कोई कंप्यूटर काम कर रहा है तो उसका पता किससे पता चलेगा, कैसे जानेंगे कि कौन सी डिवाइस काम कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यूज होता है आईपी एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस के थ्रू ये पता चल जाता है कि कौन सा गैजेट कहाँ पे, हर किसी गैजेट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा यहाँ पे गैजेट यूज़ हो रहा है संबंधित लाइन में या संबंधित नेटवर्क पे। तो आईपी आपको याद रखना है। अगला देखिए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता है। इसकी जो पहली अध्यक्ष थी दोस्तों वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, एनी बेसेंट। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो कलकत्ता का जो 32वां अधिवेशन था दोस्तों 1917 का, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे घूम के आता है कभी, ध्यान रखें, पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। ठीक है, तो सरोजनी नायडू ने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। लेकिन पहली महिला पूछते हैं तो फिर एनी बेसेंट ही होगा। अगर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आप जानते हैं ना, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी इनको कहा जाता है। और कांग्रेस का ये 21वां अधिवेशन था 1905 में दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना होती है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। जो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था 1905 का बनारस का, इस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को एक उपाधि मिली थी, विपक्ष के नेता की उपाधि। ठीक है, विपक्ष का नेता उपाधि मिली थी इनको, याद रखना। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट और मिल गया, कौन था विपक्ष का नेता उपाधि से संबोधित, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ी इनमें से। असहयोग आंदोलन चला 1920 से 22 तक। ठीक है, 22 में घटना हो जाती है चौरा चौरी कांड, तो वहाँ पर गांधी जी वापस ले लेते हैं इस आंदोलन को। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास ने दोस्तों अपनी वकालत का जो काम था, उनका वकील थे, वो बैरिस्टर थे, काम को छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्तियों में कौन कौन सम्मिलित था। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ गए थे। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए गांधी जी के जीवन का पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 1917 में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति था, चंपारण बिहार में रहता था वो, उसने गांधी जी को पत्र लिखा था और उसके बाद गांधी जी वहाँ पे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने वही अवज्ञा और शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रतिरोध किया था, और बाद में अंग्रेजों ने उनकी बात मानी थी दोस्तों। ठीक है, नील की खेती को लेकर ये विवाद था, नील की खेती के लिए उसमें किसानों को वहाँ पे फोर्स किया जाता था, तो ये बातें थी यहाँ पे। ठीक है, और गांधी जी के साथ इसमें कौन कौन थे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गांधी जी के साथ साथ चंपारण वाले सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह भी मौजूद थे। नेक्स्ट देखिए, अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कौन सा साक्ष्य, एक हमारे साक्ष्य, अभिलिखित साक्ष्य मतलब कोई ऐसा साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिससे हमें पता चलता है नंद वंश जो चल रहा था, नंद वंश के टाइम पे एक नहर खोली गई थी या खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? ठीक है, तो ये एक जो अभिलेख की मैं बात करूँ दोस्तों, अभिलेख जो यहाँ पे होता है यूज, वो होता है हमारा हाथी गुम्बा अभिलेख। ठीक है, आपने सुना भी होगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि एकमात्र अभिलेख है हमारे साउथ के या जो खारवेल राज्य का इतिहास जानने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है मगध नरेश नंद वंश का जो महापद्म नंद था। ठीक है, महापद्म नंद आपने पढ़ा होगा ना, तो इसने कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों। ठीक है, और कलिंग पर आक्रमण करके इसने वहाँ की जिनसेन की मूर्ति को उखड़वा दिया था, और इसके साथ ही इसी ने ऑर्डर दिया था वहाँ पे नहर खोदने का। ठीक है, तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कलिंग में दोस्तों नहर खोदी गई थी, जिसका जो साक्ष्य मिलता है हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो कि खारवेल राज्य के इतिहास को जानने का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा की गुफाएं बहुत बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। ठीक है, एलोरा गुफाएं, तो इसको बनाने वाले जो शासक थे वो राष्ट्रकूट थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश आपको पता है दोस्तों, एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली वंश रहा अपने टाइम का, और इसी का एक शासक था कृष्ण प्रथम। कौन था? बहुत महत्वपूर्ण, लास्ट टाइम यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया एक क्वेश्चन। कृष्ण प्रथम ने दोस्तों एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, एलोरा की मैं बात करूँ तो वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है, वहाँ पर औरंगाबाद एक ज़िला है दोस्तों, तो औरंगाबाद ज़िले में ही स्थित है। तो यहाँ पर पहाड़ी है दोस्तों, एक पहाड़ी को काट कर अनेक गुफाएँ बनाई गई हैं, और इन गुफाओं में हमें प्रभाव दिखता है बौद्ध और जैन धर्म का। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो कैलाश मंदिर है बहुत फेमस है,
एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने, और राष्ट्रकूटों में जो कृष्ण प्रथम था उसने सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध मंदिर बनाया था कैलाश मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन बना था, ये याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट सीरीज का, निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सोमपुर महाविहार बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए विक्रमशिला विहार और सोमपुर विहार, ठीक है, इन दोनों की स्थापना करने वाला जो शासक था वो था धर्मपाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है दोस्तों। धर्मपाल जो था दोस्तों ये गोपाल का पुत्र था, पाल वंश गोपाल, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और धर्मपाल को देखिए कुछ लेखों में परम सौगात भी कहा गया है, और इसने विक्रमशिला और इसके साथ साथ हमारे सोमपुरी महाविहार का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, इनकी स्थापना करवाई थी इसने, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज जीके टेस्ट पार्ट 43। देखिए आज क्वेश्चन थोड़ा यूनिक थे और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। अगर आपका स्कोर कम रहा हो तो आप निश्चिंत रहें। ठीक है, इससे अपनी क्षमता का आकलन आप एक टेस्ट के अवश्य से कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपने जितने क्वेश्चन देखे वो आपको आप हमेशा के लिए याद रहेंगे, और नेक्स्ट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सही उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अपना ध्यान रखें, अनावश्यक बाहर ना निकले घर से अभी भी, क्योंकि देखिए पेंडेमिक का काफ़ी व्याप्त असर देखने को मिल रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है। ठीक है, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, जय हिंद, जय उत्तराखंड।